नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने देखा था बाजीकरण चिकित्सा का संयोग मूल्य बाजीकरण पाद। इस लेक्चर में हम उसके बाकी के पाद कवर करने वाले हैं, जो कि है आसिक्त क्षीरिकम बाजीकरण पाद। ये सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसमें। तो आसिक्त क्षीरिकम बाजीकरण पाद में क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसमें जो जो योग है उसको कैसे क्लासिफाई किया गया है, उसके एक एक बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, उसके हिसाब से इसके नाम रखे गए हैं। तो जो पुरुषार्थ वाले जो योग है, मतलब कि इसका लास्ट श्लोक है, उसमें जो आता है पुरुषार्थ वाले जो योग है वो असिक्त क्षीरिकम बाजीकरण पाद में आते हैं, पुरुषार्थ वाले योग। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से योग है और देखते हैं। चलो ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो योग है वो अपत्यकर स्वरस है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको याद करवाया था ए करके। असिक्त क्षीरिकम में कौन सा योग है सबसे पहला? अपत्यकर स्वरस, अपत्यकर स्वरस। तो इसमें क्या क्या कॉन्टेंट्स है ये आपको याद रखना है। अपत्यकर स्वरस में सबसे पहला है शतावरी, सेकंड कंटेंट है उड़द, थर्ड कंटेंट है केवाच, फोर्थ है खजूर, फिफ्थ है सिंगाड़ा और छठवा है मुनक्का। ये सारे के सारे वृक्ष या फिर शुक्र को बढ़ाने वाले द्रव्य है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो भी शुक्र का वर्धन करेगा और बाजीकरण में हम इसे यूज़ करेंगे। एक बार और देख लेते हैं अपत्यकर स्वरस में क्या क्या आ जाएगा। अपत्यकर स्वरस के कंटेंट्स क्या क्या है, वो है शतावरी, शतावरी, उड़द, केवाच, खजूर, सिंगाड़ा और मुनक्का। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है? इसके बाद आ जाता है वृक्ष क्षीर। वृक्ष क्षीर कुछ नहीं है, दूध, मतलब कि जो विभिन्न क्षीर जो है 8 क्षीर जो बताए उसमें से हम क्षीर का यूज़ करेंगे और वृक्ष क्षीर बनाएंगे उससे। ठीक है, इसमें आपको कंटेंट्स वगैरह कुछ याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि जो वृक्ष क्षीर है वो असिक्त क्षीरिकम बाजीकरण पाद में आता है। इसके बाद क्या आ जाता है वृक्ष घृत। वृक्ष घृत भी असिक्त क्षीरिकम बाजीकरण पाद में आता है। ठीक है, क्या क्या हो गया अपना? अपत्यकर स्वरस हो गया, वृक्ष क्षीर हो गया, वृक्ष घृत हो गया। इसके बाद आ जाता है फोर्थ वृक्ष षष्टिक ओदनम। मतलब वृक्ष षष्टिक ओदनम क्या है? षष्टिक क्या है? षष्टिक कुछ नहीं है, चावल की खीर है। षष्टिक ओदन चावल की खीर है। ठीक है, और इसमें आपको जो वर्ड याद रखना है वो रखना है षष्टिक ओदनम के लिए क्या क्या वर्ड आए हैं। षष्टिक ओदनम के लिए है चंद्राशु कल्पम पैसा, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। तो जो वृक्ष षष्टिकोदनम है वो आया है असिक्त क्षीरिकम बाजीकरण पाद में, और उसके लिए जो टर्म यूज़ किया गया है वो चंद्राशु शुक्ल चंद्राशु कल्पम। मतलब कि आपने वो पता होगा आपको, जो पूर्णिमा होती है शरद पूर्णिमा, उसमें अपन खीर खाते हैं, जो कि हम चंद्रमा की जो रोशनी पड़ती है उसके बाद हम उसे खा ग्रहण करते हैं। उसे बहुत पुण्य मतलब कि वो उसकी जो रोशनी पड़ने के कारण उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होता है। तो जो इसमें है, इसमें भी कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया है, जैसे कि जो वृक्ष षष्टिक ओदनम है वो खीर के लिए यूज़ किया गया है। और खीर हम कब खाएंगे? मतलब कि जब उसमें चंद्रमा की किरणें पड़ जाएगी। तो इस यहाँ पे भी उसके लिए वही टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, चंद्रा शुक्ल कल्पम, ऐसी करके टर्मिनोलॉजी यूज़ की है। बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्या आ जाता है, ये चैप्टर में बस हमें इतना ही पढ़ना था। तो नेक्स्ट जो बात है पाद है वो थर्ड पाद है। वो कौन सा पाद है? माश पर्ण भृतीय बाजीकरण पाद। माश पर्ण भृतीय बाजीकरण पाद। माश से आपको पता है क्या होता है? माश मतलब होता है उड़द, उसके पत्ते, उड़द के पत्ते। इसका एक योग जो है वो उड़द के पत्ते से मतलब कि एक रिलेट करता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें जो योग है, वो आपको प्रहर्ष और शुक्र बल प्रदान करेंगे। इसमें जो योग है माश पर्ण भृतीय बाजीकरण पाद में, वो प्रहर्ष और शुक्र बल प्रदान करेंगे। ठीक है, ये याद रखना है आपको। हालांकि ये लास्ट श्लोक में आया है, इसके भी
प्रहर्ष और शुक्र बल प्रदान करने वाले जो योग है वो माश पर्ण भृतीय बाजीकरण पाद में आएंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट में मतलब कि इसमें कौन कौन से योग आ जाएंगे? वृश्य केवल क्षीर योग। वृश्य केवल क्षीर योग में क्या है, देखो यहाँ पे श्लोक लिखा है, माश पर्ण भ्रताम भ्रताम धेनु घृष्टि पुष्टाम। मतलब क्या है इसका कि जो माश होता है उड़द, उड़द के पत्ते जो गाय खाती हो उसका हमें दूध का सेवन करना है। जो गाय उड़द के पत्ते खाती हो, और इसके जो नेक्स्ट में लिखा है रोहिणी अथवा कृष्णा, मतलब कि रोहिणी हो या फिर कृष्णा, ये गाय की वैरायटी है रोहिणी अथवा कृष्णा, जिसके ऊर्ध्व श्रृंगी गाय हो। ऐसी गाय जो रोहिणी हो कृष्णा हो, मतलब कि रोहिणी हो कृष्णा हो और उसके जो सिंग हो वो ऊपर की ओर हो, ऐसी गाय का हमें दूध पीना है। मतलब कि फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन वो जो गाय है वो उड़द के पत्ते खाए, जो गाय है वो उड़द के पत्ते खाए। सेकेंड कंडीशन वो रोहिणी हो, थर्ड कंडीशन रोहिणी हो या फिर कृष्णा हो। तो ये दो कंडीशन हो गई, रोहिणी हो या फिर कृष्णा हो। और थर्ड कंडीशन क्या है कि उसके जो सिंग हो वो ऊपर की ओर हो, ऊपर की ओर ऊर्ध्व श्रृंगी। ऐसी गाय का हमें दूध का सेवन करना है। तो हम इसे कैसे याद रखेंगे? हमें इसके हमने एक ट्रिक बनाई है इसके लिए, वो देख बताता हूँ मैं आपको। हाँ, वो ट्रिक जो है वो है कृष्णा की रही होगी। मतलब कि ये जो गाय है, मतलब आप जो हिंदू जो गॉड है कृष्णा जी, वो गाय के साथ दे रहते थे हमेशा। अगर अपन को गाय अकेली दिख गई तो अपन बोल देंगे उनको, वो गाय को, कि ये गाय कृष्णा की रही होगी, कृष्णा जी की रही होगी। तो इससे हम याद कर लेंगे कि कृष्णा, और रही होगी से हम याद कर ले कि रोहिणी। तो ऐसी गाय का दूध पीना है जो कृष्णा हो, रोहिणी हो, ऊर्ध्व श्रृंगी गाय हो। ठीक है, और माश के पत्तों का सेवन, माश मतलब उड़द के पत्तों का सेवन करें। ठीक है, मैंने यहाँ पे सारी फोटोज लगा के रखी है, इससे आपकी ब्रेन में मेमोरी और अच्छी स्ट्रांग बन जाएगी। तो वृश्य केवल क्षीर योग में क्या है? ऐसी गाय जो कि उड़द के पत्तों का सेवन करे और कृष्णा हो या रोहिणी हो और उसके जो सिंग हो वो ऊपर की ओर हो, ऐसी गाय का दूध हमें सेवन करना है। ठीक है, वृश्य केवल क्षीर योग हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे आता है पांच वृश्य क्षीर प्रयोग। पांच वृश्य क्षीर प्रयोग मतलब कि पांच ऐसे कौन से क्षीर है, मतलब कि कौन से क्षीर है जो कि हमारे इसको बाजीकरण में हम यूज करेंगे। सबसे पहला शुक्रल, शुक्रल। सेकंड ब्रहण। थर्ड बल्य। फोर्थ जीवनीय। और एक स्तन्य जनन, पांचवा स्तन्य जनन। ठीक है, जो हम क्षीर योग का वृश्य क्षीर योग का प्रयोग करेंगे वो कौन कौन से बेसिस पे है? फर्स्ट शुक्रल होने चाहिए, सेकंड ब्रहण करना चाहिए, थर्ड बल्य होने चाहिए, फोर्थ जीवनीय होने चाहिए, या फिर और स्तन्य जनन, स्तन्य का वर्धन करने वाले स्तन्य जनन। ठीक है, ये पांच वृश्य क्षीर योग हो गए। पांच वृश्य क्षीर योग कौन कौन से है? शुक्रल, ब्रहण, बल्य, जीवनीय, स्तन्य जनन। ठीक है, इसके नेक्स्ट आ जाता है, इसमें और कौन कौन से? माश पर्ण भद्रीय बाजीकरण पाद में और कौन से योग है? अपत्यकर क्षीर, मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में। फर्स्ट मतलब कि असत क्षीरिय में कौन सा है? अपत्यकर स्वरस है। उसके बाद अपत्यकर क्षीर, उसके नेक्स्ट वाले में अपत्यकर घृत। तो ये धीरे धीरे गुरु होते जा रहा है। फर्स्ट वाले में क्या था? असत क्षीरिय में अपत्यकर स्वरस था। माश पर्णभद्रिय में क्या है? अपत्यकर क्षीर है, जो कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और पुमान जात बलादिकम में क्या है? अपत्यकर घृत है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं? अपत्यकर क्षीर, अपत्य जनन क्षीर योग। जो फोर्थ है अपत्य जनन क्षीर योग, बस इसके आपको नाम याद रखना है, अपत्य जनन क्षीर योग। वृश्य पुपलिका, वृश्य पुपलिका तो सब में ये लगभग नॉर्मली मतलब सारे ही पाद में है, वृश्य पुपलिका। ठीक है, वृश्य शतावरी घृत, वृश्य मधुक योग। जो मधुक योग है, जो मधुक मतलब कि मुलेठी होता है, मुलेठी जो है वो हम रसायन के रूप में भी यूज कर सकते हैं और वाजीकरण मतलब दोनों इसको यूज कर सकते हैं।
इसलिए जो मुलेठी है वो आपसे बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा जो द्रव्य है जिसको रसायन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ कर सकते हैं और बाजीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो यष्टि मधु है, जो मुलेठी है, उसको हम रसायन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और बाजीकरण की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि उसको हम सेवन करवा सकते हैं रोगी को। ठीक है। इसके नेक्स्ट आ जाता है पुमान जात बलादिकम बाजीकरण पाद। ठीक है, यहाँ पे हमारे 3 पाद खत्म हो गए। यहाँ से 4th पाद स्टार्ट होता है पुमान जात बलादिकम पाद। तो पुमान जात बलादिकम पाद में क्या है? ऐसे द्रव्य है जो कि मैथुन के पूर्व और मैथुन के पश्चात सेवन करना चाहिए। मैथुन के पूर्व और मैथुन के पश्चात, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा पाद है जिसमें कि ये वर्णन है कि मैथुन के पूर्व और मैथुन के पश्चात सेवन वाले द्रव्य है? ये पुमान जात बलादिकम बाजीकरण पाद है, जिसमें कि ऐसे योग है जो कि मैथुन के पूर्व और मैथुन के पश्चात सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कौन कौन से योग है मैंने आपको इस अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अपत्यकर घृत इसमें आता है। ठीक है, अपत्यकर घृत इसमें आता है। ये सबसे गुरु हो गया। जो लास्ट वाला चैप्टर है, मतलब कि हमारा जो लास्ट वाला पाद है, इसमें सबसे गुरु कल्पना आ गई इसकी अपत्यकर घृत। ठीक है, अपत्यकर घृत के क्या क्या कंटेंट्स है? शतावरी है, इसमें उड़द है, केवाच है, विदारी कंद है और गोक्षूर है। शतावरी, उड़द और केवाच तो वहाँ पे भी हमने पढ़ा था। कहाँ पे पढ़ा था? अपत्यकर स्वरस में पढ़ा था, शतावरी, उड़द और केवाच। यहाँ पे क्या आ गया? शतावरी, उड़द, केवाच, विदारी कंद और गोक्षुर। शतावरी, उड़द, केवाच, विदारी कंद और गोक्षुर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। और कौन कौन से योग है इसमें? इसमें जो सेकंड योग है वो वृश्य गुलिका, वृश्य गुलिका है इसमें। और थर्ड वाला है वृश्य उत्कारिका, वृश्य उत्कारिका। उत्कारिका मतलब वो कचोरी टाइप की। मैंने आपको पहले भी याद करवा दिया था, जो इंट्रोडक्शन वाला जो लेक्चर था उसमें आपको याद करवा दिया था। जो बच्चे होते हैं उनको कचोरी बहुत पसंद होती है, मतलब तो उनको कचोरी खिलाना है, वृश्य उत्कारिका। ठीक है, इसमें फिर कुछ डेफिनेशंस आई है कि मतलब कि जो नॉर्मली जो डेफिनेशंस होती है वो आई है इसमें। तो इसमें चरक ने जो बताया है, जो स्त्री स्त्री मैथुन योग्य कौन सी आयु है? जो स्त्री की मैथुन योग्य आयु है वो 16 से 17 वर्ष है। 16 से 70 वर्ष, सॉरी। चरक ने जो मैथुन के योग्य आयु बताई है स्त्री की, वो 16 से 70 वर्ष बताई है। इसको कैसे याद करना है अपन को कि 16 साल में जो पुरुष है उसके मतलब कि जो लड़का है उसके शरीर में शुक्र विद्यमान हो जाता है 16 साल में। 16 साल से पहले नहीं होता। चरक जी ने ये बताया कि 16 साल के बाद ही मतलब कि शरीर में शुक्र की उत्पत्ति होती है। तो 16 वर्ष से 70 वर्ष चरक ने मैथुन करने योग्य आयु बताई है। सुश्रुत जी क्या बताते हैं? सुश्रुत जी 25 साल तक के ब्रह्मचर्य का पालन करना बताते हैं। 25 साल तक की ब्रह्मचर्य का पालन करो, उसके बाद में आप मतलब कि मैथुन के योग्य हो। मतलब मैथुन की आयु 25 वर्ष से बताई है। सुश्रुत जबकि सर्जन है तो उनने 10 वर्ष ज़्यादा बताई है चरक से। ऐसा भी याद कर सकते हैं कि सर्जरी से 10 वर्ष बढ़ गई आयु। तो इसमें सुश्रुत ने जो मैथुन करने योग्य आयु बताई है वो 25 से 80 वर्ष बताई है। ठीक है, वृश्य द्रव्य क्या होते हैं? वृश्य द्रव्य देखो यहाँ पे बस एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर्षण, हर्षण जो उत्पन्न करे। देखो ये पूरा श्लोक पढ़ो आप। यहाँ पे मधुर स्निग्ध जीवनम ब्रहणम गुरु हर्षणम, हर्षणम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर्ष उत्पन्न करे वो वृक्ष है। ये भी है स्निग्धता, मतलब कि जीवनम ब्रहणम गुरु, ये सब भी है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे आया है जो वृक्ष के लिए यूज हुआ है वो हर्षणम, जो हर्ष उत्पन्न करे, मन में हर्ष उत्पन्न करे, वो है वृक्ष। वाजीकरण की निरुक्ति क्या है? वाजीकरण की निरुक्ति में ये बताया गया है कि ये नारीषु साम मध्ये बाजी वल्लभे
वल्लभते नरः, मतलब कि जिस बाजी किसको, बाजी वर्ड किसके लिए यहाँ पे यूज हुआ, घोड़े के लिए, मतलब कि जिसमें घोड़े जैसी स्ट्रेंथ आ जाए मैथुन करने में, वो बाजीकरण द्रव्य है, वो बाजीकरण की निरुक्ति है। ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है, शुक्र जो है, ये जो वर्ड यूज हुआ है शुक्र, विश्व रूपस्य रूप द्रव्यम, विश्व रूपस्य रूप द्रव्यम यदुच्यते। शुक्र के लिए जो वर्ड यूज किया है वो विश्व रूपस्य, मतलब कि अपन विश्व में जितने भी रूप देख रहे हैं वो किसके कारण है, शुक्र के कारण। ऑब्वियसली अगर शुक्र नहीं होता तो विश्व में जो इतने सारे जो द्रव्य, मतलब कि जो रूप दिख रहे हैं वो कैसे दिखते, तो नहीं दिख पाते। तो जो विश्व रूपस्य रूप द्रव्यम, विश्व रूपस्य रूप द्रव्यम शुक्र के लिए यूज किया गया है। ठीक है। इसके बाद क्या जाता है, शरीर में शुक्र की स्थिति, शरीर में शुक्र की स्थिति क्या होती है, अपन को तो पता है शुक्र धरा कला अपने पूर्ण शरीर में व्याप्त होती है, शुक्र धरा कला अपने पूरे शरीर में व्याप्त होती है। और वो कब उसका वो संचार होता है, सस्पर्शने, जब कोई स्पर्श करता है उसके बाद उसका संचार होता है। ठीक है। सर्वगात्रानुगतम देहम, मतलब कि पूरे गात्रम, पूरे अंगों में व्याप्त होती है, और जब उस कोई स्पर्श करता है तब वो शुक्र बाहर निकलता है। शुक्र क्षीणता के कारण क्या है, शुक्र क्यों कम होता है, मतलब कि शुक्र की कमी काय के कारण आ जाती है। शुक्र क्षीणता में कारण है जरा, बुढ़ापा, बुढ़ापे में शुक्र की कमी होती है। मतलब शुक्र क्षीणता के कारण में जरा, चिंता, व्याधि, कर्मकर्षत, अति स्त्री संभोग। ठीक है। एक और कारण आता है इसमें, वो शायद यहाँ पे लिखा नहीं है। एक और कारण आता है इसमें, अनशन। शुक्र चिंता के 6 कारण हैं। एक है जरा, चिंता, व्याधि, कर्षणात् और अनशन और अति स्त्री संभोग। जरा मतलब बुढ़ापा, चिंता मतलब कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सबको इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। व्याधि मतलब कि कोई भी विकार, रोग जो कि लंबे समय से हुआ हो। कर्षणात् मतलब कि वर्क, बहुत ज़्यादा काम में लगे रहना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, इन सबको कर्म में ऐड कर लेंगे। अनशन मतलब कि बहुत टाइम तक के भूखे रहना, ये आ जाएगा अनशन में। और अति स्त्री संभोग, बहुत ज़्यादा मैथुन करने पे, अति स्त्री संभोग करने पे शुक्र की चिंता हो जाती है। इसके बाद आ जाता है शुक्र स्राव के कारण। शुक्र स्राव क्यों होता है, हर्ष, तर्ष, सारता, पिच्छिलता, शुक्र गुरुता, शुक्र की सूक्ष्मता, प्रणवता और अपान वायु की शीघ्रता। प्रणवता मतलब क्या होता है, प्रणवता मतलब होता है अंकुर जैसे बाहर निकलने की प्रवृत्ति रखता है, वैसे प्रणवता वही होता है कि जो बाहर निकलने की प्रवृत्ति रखे। ठीक है। अपान वायु की शीघ्रता, अगर अपान वायु बहुत शीघ्र गमन करेगी तो शुक्र भी शीघ्र आएगा। ठीक है। गुरुता तो समझ ही आ रहा है, भारी है तो नीचे बाहर निकलेगा ही। शुक्र की सूक्ष्मता, अगर वो बहुत माइन्यूट होगा तो और जल्दी बाहर आएगा। ठीक है। ये सब हर्ष, तर्ष, ये सब शुक्र स्राव के 8 कारण है। शुक्र का प्रकटीकरण ऐसा ही बताया है जैसे कि जो मुकुल पुष्प होता है वो जैसे उसमें सुगंध होती है, मुकुल पुष्प में जिस तरह सुगंध होती है वैसे ही अपने शरीर में वैसे ही शुक्र व्याप्त होता है। ठीक है। फल देने वाला जो शुक्र है, फलप्रद शुक्र है, उसका वर्णन बाजीकरण चैप्टर में है, लेकिन जो शुद्ध शुक्र का वर्णन लास्ट चैप्टर में, चरक चिकित्सा के लास्ट चैप्टर दैट इज योनि व्यापद में शुद्ध शुक्र का वर्णन किया गया है। और फलप्रद शुक्र का जो वर्णन है वो बाजीकरण चैप्टर में यूज किया गया है। तो फलप्रद शुक्र में क्या है, बहलम, मधुरम, स्निग्धम, विस्त्रम, गुरु, पिच्छिल, शुक्ल, बहु, ये सब फलप्रद शुक्र के लक्षण हैं। ठीक है। और शुद्ध शुक्र में क्या है, स्निग्ध, घन, पिच्छिल, मधुर। ठीक है। और
ये सब स्फटिक वगैरह ये शुद्ध शुक्र के लक्षण हैं। ठीक है, बस इतना ही था। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्वर चिकित्सा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।